हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रोशन शाह स्टडी पॉइंट। मैं दामिनी आज आप सभी का स्वागत करती हूँ रोशन शाह स्टडी पॉइंट पे। और आज हम समझेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मुगल कालीन लघु चित्रकला। इससे पहले हम लोगों ने राजस्थानी चित्रकला को पढ़ लिया और जो पांडुलिपि चित्रकला का इतिहास है उसको भी समझ लिया। अब बारी है मुगल कालीन चित्रकला की, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस में इसको डायरेक्टली मेंशन किया है और कुछ आर्ट वर्क्स भी आपके सिलेबस में दिए गए हैं। तो इस हिसाब से आपको इसको पढ़ना और अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट सूचना ये है कि जिन भी बच्चों ने फाइन आर्ट और जिन भी बच्चों ने स्कल्पचर, कमर्शियल आर्ट या फिर जो पेंटिंग ली है, उन बच्चों के लिए जो थ्योरी का सिलेबस है वो सेम है। तो थ्योरी के सिलेबस के लिए आप लोग निश्चिंत रहें। थ्योरी का जो सिलेबस है आप सभी का वो सिलेबस एकदम सेम है, ठीक है। 30 मार्क्स की आपकी थ्योरी है, सिलेबस सेम है। किन बच्चों का आप लोग जानते हैं? ग्राफिक्स, पेंटिंग, स्कल्पचर एंड जो कमर्शियल आर्ट है, तो इन सारे बच्चों का सिलेबस सेम है। अब हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो है मुगल कालीन लघु चित्रकला। मुगल कालीन लघु चित्रकला की बात कर रहे हैं हम इसमें, तो हम इसमें जानेंगे कि कैसे मुगल काल में जो लघु चित्रकला है उसका विकास हुआ। तो सबसे पहले समझते हैं, मुगल कालीन लघु चित्रकला की शुरुआत होती है 16वीं सदी से। 16वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक इसका विकास होता है, मतलब उत्पत्ति होती है और 19वीं सदी तक इसका विकास होता है। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि भारत पर अंग्रेजों का कंट्रोल हो जाता है और उसके बाद जो हमारी कला है वो धीरे-धीरे डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। तो इस समय तक और उसके बाद जो मुगल वंश है उसका भी पतन हो जाता है। तो मुगल कालीन जो चित्रकला है वो 16वीं से 19वीं सदी तक की एक चित्रकला है, लघु चित्रकला का ही एक प्रकार है। इसमें देशीय शैली, फारसी शैली और यूरोपीय शैली का मिश्रण। तो ये एक शैली नहीं है, मतलब मुगल कालीन चित्रकला केवल ऐसा नहीं है कि कुछ ही चीज़ों से या फिर केवल मतलब किसी ने इसकी उत्पत्ति की उसके बाद से लगातार ये इसका डेवलपमेंट होता रहा, बल्कि ये कई सारी शैलियों के मिश्रण से उत्पन्न हुई है, जिसमें स्वदेशी शैली है। उसके बाद आप लोग देखोगे फारसी शैली है, बाबर के समय पे फारसी शैली और हुमायूँ के समय पे। उसके बाद यूरोपियन शैली का भी इस पे प्रभाव दिखाई देता है। तो 3 शैलियों को मिलाकर बनी एक मुगल शैली, जो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक थी। आज भी इसके चित्र उतने ही प्रभावशाली हैं जितने कि उस समय हुआ करते थे। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार से ये जो मुगल कालीन लघु चित्रकला है, वो शासकों के द्वारा फली-फूली, हर एक शासक ने इसको बड़ा ही महत्व दिया और अपने नियंत्रण में इसको बहुत ज़्यादा मतलब इसका निरीक्षण किया, इसके चित्रकारों की नियुक्ति की और आज हम पाते हैं कि हमारे समक्ष मुगल कालीन लघु चित्रकला के कई सारे चित्र प्राप्त होते हैं, ठीक है? तो ठीक है। अब हम ना जब हम देख इस ये तो थी एक इसका थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इसके विकास की, कि जो मुगल कालीन लघु चित्रकला है, उसका विकास कैसे हुआ? उसका विकास 2 फ़ेज़ में हुआ। पहला जो फ़ेज़ है वो है प्रारंभिक मुगल कालीन चित्रकला, दूसरा है परवर्ती मुगल कालीन चित्रकला। प्रारंभिक मुगल कालीन चित्रकला में हम बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक की जो चित्रकला में विकास हुए उसको समझेंगे। परवर्ती चित्रकला में हम औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद से लेकर 1857 का विद्रोह हुआ था, तब तक जो कला विकसित हुई उसको देखेंगे। तो इस तरीके से 2 काल में 2 चरणों में इसका विकास हुआ, एक प्रारंभिक मुगल चित्रकला के रूप में, दूसरा परवर्ती मुगल चित्रकला के रूप में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, देखिए बाबर के समय पर आप लोग जानते हैं कि मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। उसके बाद हुमायूँ, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, दारा शिकोह और औरंगज़ेब। आप लोग देखोगे कि औरंगज़ेब के समय से यानी कि 1707 तक आते-आते जो चित्रकला थी, उसका धीरे-धीरे पतन शुरू हो जाता है, क्योंकि जो औरंगज़ेब था वो बड़ा ही रूढ़िवादी था। इसको हम आगे समझेंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं कि कैसे बाबर के समय से इसका विकास हुआ। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बाबर की। आप लोग जानते हैं बाबर जो मुगल वंश है उसका संस्थापक था। ये 1526 से 1530 तक भारत में रहा, उसके बाद बहुत जल्दी ही इसकी मृत्यु हो गई। 1526 में ये उज़्बेकिस्तान से भारत आया था। ये वहाँ के उज़्बेकिस्तान के एक तैमूर वंश था, उसका वंशज था और एक चरघताई 2 वंश थे, उनका ये वंशज था। ये इसके अलावा जो बाबर था ना वो कला पारखी था। कला पारखी मतलब कला की परख रखने वाला था, पता था कि कला क्या होती है और बहुत ही अच्छा एक कलाकार भी कह सकते हैं, कला पारखी था जो कला की परख रखता था। विद्वान भी था, वास्तुकला और चित्रकला का संरक्षक भी था।
तभी तो उसने चित्रकला का मतलब इसके यहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई और आगे जाके बहुत अधिक फली-फूली। तो विद्वान, वास्तुकला, चित्रकला का संरक्षक था ये। इसके बाद इसके बारे में जो हमें विस्तृत जानकारी मिलती है, वो हमें बाबरनामा से मिलती है। बाबरनामा इसका एक ग्रंथ है, मतलब बाबर से संबंधित जितने भी आज हमें जानकारी मिलती है, वो सभी हमें बाबरनामा से मिलती है, जो कि बाबर पर आधारित एक ग्रंथ है। इसके अलावा ये उसकी ऑटोबायोग्राफी है। जैसे आज आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऑटोबायोग्राफी लिखी जाती है, तो बाबरनामा जो बाबर उसकी ऑटोबायोग्राफी है, इसीलिए हमें संपूर्ण जानकारी बाबर से संबंधित इसमें मिलती है। इसके अलावा जो बाबर था, उसने संस्मरणों की परंपरा शुरू करी। संस्मरणों का मतलब होता है कि आपने देखा इससे पहले हम लोग शायद ही ये बाबरनामा इस तरीके के कोई ग्रंथ देखते हैं। तो बाबर ने क्या किया, जो भी उसके जीवन के महत्वपूर्ण घटनाएँ होती थी, उनको लिखवाना शुरू किया। इस परंपरा को ही कहा गया संस्मरण की परंपरा। तो इसकी शुरुआत होती है बाबर के समय से क्योंकि बाबर ने बाबरनामा की रचना करवाई। उसमें बाबर से संबंधित संपूर्ण जानकारी है, ठीक है? और फिर आप आगे आप लोग देखोगे बाबरनामा, अकबरनामा ऐसे कई सारे जो ऑटोबायोग्राफी ग्रंथ हैं, वो लिखे गए। तो उसमें सबसे पहली शुरुआत होती है बाबरनामा की। तो बाबर के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है बाबरनामा में बाबर ने संस्मरणों की परंपरा की शुरुआत की। अब ना इसके काल के कुछ प्रमुख चित्रकार या फिर कहें कलाकार थे। वो थे देखिए, चित्रकारों में थे बेहजाद। बेहजाद एक बड़े ही प्रमुख चित्रकार थे और ये आए थे ईरान से। तो ये बात याद रखना ये ईरान से आए थे। अब जब ये ईरान से आए हैं तो इन पर भी क्या होगा, जो ईरानी चित्रकला है उसका प्रभाव होगा, ठीक है? तो ईरानी चित्रकला का इन पर प्रभाव था। इस कारण से जब इन्होंने भारत में आकर चित्र बनाए, तो उस पर भी किसका प्रभाव था? उस पर भी ईरान का ही प्रभाव था। ठीक है? ईरान बोले या फिर फ़ारस बोले तो आप इसमें कन्फ्यूज़ मत होना। फ़ारसी जो संस्कृति है उसका इस पे प्रभाव था। इसीलिए आप लोग जब शुरुआती चित्रों को देखेंगे जैसे कि बाबर के समय के जो चित्र हैं, हालाँकि बहुत कम चित्र मिलते हैं क्योंकि बाबर को बहुत समय नहीं मिला भारत में रहने के लिए। उनको 5 से 6 साल ही मिले थे। तो इस कारण क्या हुआ कि ज़्यादातर भारत पर बाबर का इंटरेस्ट तो था जो हमें पता चलता है। लेकिन बहुत ज़्यादा चित्रकलाएँ नहीं मिलती हैं। इसके बाद आया हुमायूँ, तो हुमायूँ और जो बाबर था, उन दोनों के ही चित्रों पर हमें ईरान का और फ़ारसी प्रभाव देखने को मिलता है क्योंकि इनकी जो चित्रशाला थी, जो प्रमुख चित्रकार थे, उसमें ईरानी चित्रकारों का बड़ा ही प्रभाव था। इसलिए अब जो ये बेहजाद था, वो छवि चित्रण में श्रेष्ठ था, यानी कि जो छवि चित्रण होता था, उसमें बड़ा ही श्रेष्ठ था। ये ईरानी चित्रकार था। इस कारण से भारतीय जो चित्रकला यानी कि जो भी भारत में चित्र बने बाबर के नेतृत्व में, ठीक है? या हुमायूँ के नेतृत्व में, उन सभी पर ईरान का और फ़ारसी प्रभाव था। उसके बाद दूसरा चित्रकार था शाह मुज़फ़्फ़र, तो ये भी याद रखना शाह मुज़फ़्फ़र चित्रकार था। ये केश सज्जा के लिए बड़ा जाना जाता था, कि यानी कि जब कोई पेंटिंग बनाई जाती थी, तो उसमें केशों की सज्जा के लिए, सुंदर केश बनाने के लिए शाह मुज़फ़्फ़र को बड़ा जाना जाता था, शाह मुज़फ़्फ़र का प्रयोग होता था। उसके बाद हेरात, हेरात भी एक कलाकार था, जो अपने उत्कृष्ट संयोजन और आकर्षण के लिए जाना जाता था। आकर्षण रंग की बात करें, ठीक है? उनके लिए जाना जाता था। यानी कि जब भी किसी चित्र में हमें 2-3 चित्रों का मिश्रण करना है, तो उसमें हेरात का नाम आगे आता था। केशों को सुंदर बनाना है, तो उसके लिए हमें शाह मुज़फ़्फ़र और अगर छवि चित्रण को सुंदर रूप से प्रस्तुत करना है, तो उसके लिए बेहज़ाद। ये 3 चित्रकार थे, जो बाबर के समय पे थे, ठीक है? तो बस ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है बाबर के समय का। अब दूसरा जो है वो है हुमायूँ। देखिए, एक्चुअली आप लोगों को लगेगा कि इतना छोटा ये क्यों हमें प्राप्त हो रहा है, उसका कारण ये है। देखिए, 1 सेकंड इसको देखते हैं सबसे पहले ये अकबर के समय की है। हाँ, तो आप लोग जानते हैं कि जो बाबर था, बाबर को भारत में ज़्यादा समय नहीं मिला। बाबर जो था 1530 में आया था और 1500 मतलब 1526 में भारत आया था और 1530 में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो कुल मिला के बस 4 वर्ष ही मिले। इन 4 वर्षों में उसने काफ़ी ज़्यादा युद्ध किए, ठीक है? अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो कला की तरफ उसका जो रुख था वो थोड़ा कम रहा। हालाँकि उसका इंटरेस्ट तो था, लेकिन जो कलाकृतियाँ थी वो उस समय ज़्यादा नहीं बन पाई। उसके बाद जैसे-जैसे टाइम पीरियड लंबा आप लोग देखो कि हुमायूँ भी ऐसा माना जाता है कि बहुत ही मतलब बैड लक था, अभी हम देखेंगे कि क्यों ऐसी बात कही जा रही है, तो ये बात है। उसके बारे में अब बात करते हैं हुमायूँ, ठीक है? दूसरा शासक हुआ हुमायूँ।
हुमायूं आया 1530 से 1535 के बीच में, और फिर 1545 से 1556। तो आप लोग देख रहे हो कि 1530 से 1535 तक रहा। उसके बाद क्या हुआ कि 35 में ना 1535 में एक शासक था जिसका नाम था शेर शाह। ठीक है, ये अफगान शासक था शेर शाह। शेर शाह ने ना इसको पराजित कर दिया, किसको? हुमायूं को। और जब इसको पराजित किया तो हुमायूं कहाँ गया? हुमायूं चला गया जो फारसी शासक थे, कहाँ चला गया? फारसी शासक के पास गया। उसने उनसे वहां पे शरण मांगी, और उस समय वहां के एक शासक थे जिनका नाम था शाह तहमास। ठीक है, ये नाम बस थोड़ा सा याद रखना, शाह तहमास करके एक शासक थे जिन्होंने इसको आश्रय दिया। लंबे समय तक जो हुमायूं था वो यहाँ पर रहा। ठीक है, आप लोग देख ही रहे हैं कि करीब कितना टाइम हो गया, मतलब 15 वर्षों तक वो वहां रहा, 10 वर्षों तक। तो लंबे समय तक वो फारसी शासकों के साथ रहा। अब फारसी शासक के यहीं पे क्या हुआ कि कई सारे जो चित्रकला है, वो बनाई गई। बहुत सारे प्रमुख चित्रकार थे। ठीक है, तो दरबार में क्या होता था कि कई सारे चित्र बनाए जाते थे, प्रमुख चित्रकार होते थे। ठीक है, तो वो शाह तामुस की कई सारी चित्र बनाया करते थे। इसको देखकर जो हुमायूं था वो बड़ा ही आकर्षित हुआ कि उसने सोचा जब मैं अपने टाइम पर, मैं जब भारत में शासक बनूंगा तब मैं भी ऐसे ही चित्र और चित्रकला का विकास करवाऊंगा, और मैं भी ऐसे ही सुंदर सुंदर चित्र बनवाऊंगा। तो होता क्या है कि जब जब वो भारत में आता है, पुनः जब वो भारत में आता है तो ये चीज तो हो गई, मतलब पांडुलिपि चित्रकला के प्रति जो उसका आकर्षण है वो कहाँ डेवलप हुआ? वो फारस में डेवलप हुआ। आपने वो ईरान वाली बात समझ में आ गई आपको? उसके बाद जब उसने देखा ईरानी चित्रकला को, फारसी चित्रकला को, तो वो और ज्यादा आकर्षित हो गया। उसके मन में भी चित्रकला को लेकर और भी ज्यादा जो आकर्षण था वो पैदा होने लगा। उसने सोचा कि जब मैं शासक बनूंगा तब मैं भी इस प्रकार के चित्रों का निर्माण करवाऊंगा। और होता क्या है देखिए, फिर आगे हुआ ये कि जब जब हुमायूं पुनः भारत पर शासन करने के बाद उसने क्या किया? फारस से मुख्य चित्रकारों को बुलाया। उसने फारस से मुख्य चित्रकारों को बुलाया, जिसमें थे मीर सैयद अली, अब्द उस समद। दो चित्रकार थे, बड़े ही प्रमुख थे, मीर सैयद अली और अब्द उस समद। ये आप लोग याद रखना, फारसी चित्रकार थे। ठीक है, को बुलाया। ये दोनों ही छवि चित्रण के लिए बड़े ही प्रसिद्ध थे। छवि चित्रण का मतलब होता है जो भी, जैसे मैं खड़ी हूँ, किसी ने चित्र बना दिया उसको कहेंगे छवि चित्रण। तो छवि चित्रण में मीर सैयद अली, अब्द उस समद थे, वो बड़े ही प्रसिद्ध थे। इन्होंने ही हमजा नामा की शुरुआत करी। किसकी शुरुआत की? हमजा नामा की शुरुआत की, जो कि एक चित्रात्मक ग्रंथ था। ठीक है, हमजा नामा के बारे में आगे और जानेंगे। तो ये था कुछ इस प्रकार से हुमायूं का ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि 1530 से 1535 तक शासन करता है, 1545 से 1556 तक शेरशाह पराजित कर देता है। उसके बाद हुमायूं पर्शिया के जो शासक थे, यहाँ पे जो पर्शिया है इसको आप फारस भी कहेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि फारस को हम पर्शिया भी कहते हैं, फारस भी कहते हैं। तो पर्शिया के शासक के पास गया जिनका नाम था शाह तैमूर। अब जब उन्होंने उनको आश्रय दिया तो पांडुलिपि चित्रण के प्रति हुमायूं का आकर्षण बढ़ा। जब उसने भारत पर पुनः शासन किया तब उसने फारस से मुख्य चित्रकारों को बुलाया जिनका नाम था मीर सैयद अली और अब्दुस समद। ये छवि चित्रण के ये बड़े ही प्रसिद्ध थे। हमजा नामा की इन्होंने शुरुआत की। ठीक है, हमजा नामा एक ग्रंथ था। तो हमजा नामा के बारे में जानते हैं एक बार थोड़ा सा। देखिए, इसके अलावा हुमायूं के कार्य की बात करें तो जो हुमायूं था उसने निगार खाना स्थापित किया था। ये चित्रों की कार्यशाला थी, मतलब आसपास सभी जगह चित्र बने होते थे, तो एक निगार खाना उसने स्थापित किया। इसके अलावा इसके समय का एक चित्र हमें मिलता है जो है प्रिंसेस ऑफ द हाउस ऑफ तैमूर। ये प्रिंसेस ऑफ द हाउस ऑफ तैमूर एक चित्र मिलता है। इसमें हमें जितने भी मुगल वंशी शासक थे, ठीक है, जितने भी मुगल वंशी शासक थे उनकी हमें इसमें चित्रण, उनकी छवि बोले, उनकी छवि, ठीक है, वो हमें इसमें देखने को मिलती है। किसमें? प्रिंसेस ऑफ द हाउस ऑफ तैमूर। तो ये मुगल जो हुमायूं है उनके समय पर बनी एक पेंटिंग है। इसके अलावा हमें जो हुमायूं की चित्रशाला है, चित्र है, और जो भी ज़्यादा जानकारी है वो हमें प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि जो हुमायूं था उसका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा समय तक भारत में नहीं भी था। इस कारण से भारत में हमें उसके जो कलात्मक चित्र जानकारी है वो थोड़ी कम प्राप्त होती है। उसके बाद चित्रों की विशेषताओं की जब हम बात करें
तो पेड़ पौधे, जीव जंतु, शाही शादी, मुगल वंश के पूर्वज। यानी कि चित्रों में क्या बनाया जाता था, तो चित्रों में विशेषकर कौन कौन से चित्र होते थे, चित्रों के विषय की जब हम बात करें तो पेड़ पौधों के चित्र, जीव जंतु के, शाही शादी, मुगल वंश के जो पूर्वज थे उनके चित्र बनाए। यानी कि अगर जो हुमायूं के समय पे चित्र बने भी थे तो उसमें हमें ज्यादा पेड़ पौधे, जीव जंतु, शाही शादी, मुगल वंश के जो पूर्वज है उनके ही चित्र मिले। ठीक है, उनके ही चित्रों के बारे में जानकारी मिली, क्योंकि ये शुरुआती फेज है चित्रकला का। ऐसे में आप लोग देखेंगे जब हम शुरू में कोई भी काम शुरू करते हैं या मुगल अगर चित्रकला ही शुरू हो रही है तो हम अपने आसपास की चीजों को ही वर्णित करेंगे, जैसा कि यहाँ पे था। उसके बाद फारसी शैली का इस पर प्रभाव था। अब फारसी शैली का प्रभाव क्यों था ये बात आप लोग जान चुके हैं, क्योंकि इसने दो चित्रकारों को बुलाया था, मीर सैयद अली और दूसरा था अब्द उस समय। इस कारण से इसके जितने भी चित्र बने उस पर फारसी शैली का विशेष रूप से प्रभाव था। भारतीय शैली का प्रभाव ना के बराबर था, क्योंकि भारतीय शैली या भारतीय चित्रकारों ने तो इसके समय पर चित्र बनाए ही नहीं। इस कारण से तो हुमायूं के समय पे, बाबर के समय पे जो भी चित्र बने उन पर भारतीय शैली का प्रभाव ना के बराबर था। अब हम बात करते हैं, ये है आपका एक हुमायूं के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो आप लोगों ने समझ लिया इसको, हुमायूं कब से कब तक उसने शासन किया, उसके साथ क्या हुआ, उसके बाद उसने किन चित्रकारों को बुलाया, उन्होंने क्या किया, फिर हुमायूं के समय के कुछ काम हमने देखे, उसके चित्रों की विशेषताओं को जाना। अब बारी है हुमायूं के पुत्र यानी कि अकबर की। तो अकबर जो था वो हुमायूं का पुत्र था। अकबर आया शासन में 1556 में। 1556 से 1605 के बीच में अकबर ने शासन किया। आप लोग देख रहे हैं कि ये टाइम पीरियड जो है वो कितना बड़ा है, मतलब बाकी शासकों की तुलना में तो काफी साल तक शासन किया। अब आप लोग समझिए कि कला के लिए भी, तो इसी कारण क्या हुआ कि अकबर के समय पे कला का भी अच्छा खासा विकास हुआ, समृद्धि हुई। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो लंबे समय तक उसने शासन किया और इस कारण से क्या हुआ कि कला को भी, ऐसा नहीं कि कला आज विकसित हुई एक दो दिन में विकसित हो जाती है, उसके लिए भी एक स्थिरता चाहिए होती है। तो इस कारण से 1556 से 1605 के बीच में जब अकबर शासक था तो उसने चित्रकला का जो विकास करवाया वो बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत समृद्ध हुई इस काल में चित्रकला। और इसके साथ ही अकबर तो वैसे भी चित्रकला के प्रति, कला के प्रति बड़ा ही, मतलब उसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि जो अकबर था उसको डिसलेक्सिया था, उसको पढ़ने लिखने में समस्या होती थी। इस कारण से जो चित्रात्मक लिपि है उसका प्रयोग किया जाता था और इस कारण से ही जो चित्रात्मक लिपि या फिर जो विषय होते थे उनको चित्रों के माध्यम से जब व्यक्त किया जाने लगा तो उसने फिर पांडुलिपि चित्रकला को बढ़ावा दिया। और आगे जाके पांडुलिपि चित्रकला में आप देखोगे अकबर ने न केवल फारसी जो ग्रंथ थे उनको चित्रित करवाया, बल्कि जो हिंदू ग्रंथ थे, संस्कृत ग्रंथ थे, रामायण थी, महाभारत थे, पुराण थे, उनको भी उसने चित्रित करवाया। और ऐसा ही इसलिए तो माना जाता है कि अकबर को हम बाकी शासकों की तुलना में थोड़ा ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि उसने, उसका जो धर्म के प्रति दृष्टिकोण था वो एक असहिष्णुतावादी था, एक समन्वयवादी था, ना कि औरंगजेब की तरह या फिर बाकी शासकों की तरह केवल एक धर्म को प्रोत्साहित देने वाला। तो एक छोटा सा बस ये इंट्रोडक्शन था। 1556 से 1605 के बीच में आया। चित्रकला की परंपरा इसने आगे बनाए रखी और उसमें देखिए चित्रकला की परंपरा को इसने बनाए रखा और अकबर का चित्रकला के प्रति लगाव भी। इस कारण से क्या हुआ कि जो चित्रकला अब धीरे धीरे डेवलप हो रही थी वो आगे और भी मतलब और भी विकसित होती गई। क्यों? क्योंकि अकबर भी ऐसा था, उसको कला में बड़ी ही रुचि थी, इसलिए उसने अपनी चित्रशाला बनाई। तो चित्रशाला बनाई उसने अपनी। ठीक है, तो जो चित्रशाला उसने अपनी बनाई उसमें क्या था कि उसमें 100 चित्रकार थे। अब आप समझना कि अब जो मुगल शैली आप लोग जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमने इससे पहले क्या देखा कि हुमायूं था, बाबर था, उसने, उसकी जो चित्रकला थी उस पर ज्यादा प्रभाव फारस का था। अब जो अकबर, जब अकबर आया शासन में तब अकबर ने क्या किया, अकबर तो था बड़ा ही कला में इंटरेस्टेड, लेकिन उसने अपनी एक चित्रशाला बनाई। चित्रशाला का मतलब होता है जो कलाकार होते हैं उनका एक ग्रुप बना देना। ठीक है, तो अकबर ने अपनी चित्रशाला बनाई जिसमें 100 से भी अधिक चित्रकार थे। ये जो चित्रकार थे वो कुछ फारसी थे तो कुछ भारतीय थे। तो दोनों ही जब चित्रकार थे तो इनसे क्या हुआ, इनका आपस में मिश्रण होगा। ठीक है, विचारों का, कला का आदान प्रदान होगा। मिश्रण से क्या हुआ,
एक नई शैली डेवलप हुई, एक नई शैली की उत्पत्ति हुई, ठीक है। और ये शैली आगे जाके क्या कहलाई, आगे जाके ये कहलाई मुगल कालीन चित्रकला, इसको ही आगे कहा गया मुगल चित्रकला, ठीक है। तो इस तरीके से एक नई शैली की शुरुआत होती है अकबर के समय से, क्योंकि अकबर ने एक नई चित्रकला बनाई, जिसमें चित्रशाला बनाई, जिसमें 100 से अधिक चित्रकार थे और वो फारसी और भारतीय थे। जब आपस में इनके विचारों का, कलाओं का मिश्रण हुआ तो एक नई शैली डेवलप हुई, जो आगे जाके मुगल चित्रकला के रूप में सामने आई। देखिए, ये अभी हम इस चित्र पे बात करेंगे। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चित्र है जो अकबर के समय। तो मिश्रण से एक नई शैली डेवलप हुई, जो आगे जाके मुगल कालीन चित्रकला बनी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मुख्य चित्रकार हुमायूं के समय पे आपने देख लिया मीर सैयद और अब्द उस समद। उसके बाद जो बाबर था उसके समय पे 3 चित्रकार थे, बेहजाद था, मुजफ्फर था और एक और था हेरात। अकबर के समय पर भी 3 बड़े चित्रकार थे, अबुल फजल, मिस्किन और गोवर्धन, ठीक है। ये 2 बड़े प्रमुख बड़े चित्रकार थे। मिस्किन मिस्किन का जो आर्ट वर्क है वो आपके सिलेबस में है, ठीक है, तो आप लोग इसको समझ सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रमुख चित्रकार थे अबुल फजल, मिस्किन और गोवर्धन। अब अकबर के प्रमुख कार्यों की बात करते हैं। देखिए, अकबर के समय से क्या हुआ कि जो हमज़ानामा है, समय से नहीं, अकबर के टाइम पे जो हमज़ानामा एक ग्रंथ था उसका चित्रण संपूर्ण हुआ। जो हमज़ा था वो पैगंबर मोहम्मद जी के चाचा थे। वो बड़े ही, जैसे हमारे मतलब हम देखते हैं ना बड़ी दंत कथाएँ होती हैं, कोई बहुत वीर होता है तो उसके बारे में समाज में कई कथाएँ प्रचलित होती हैं। वैसे ही जो हमज़ा थे वो पैगंबर मोहम्मद के चाचा थे। वीरतापूर्ण कहानियाँ थी इनके बारे में, जिसको अकबर बड़ी ही मन से सुनता था, अकबर को सुनना बड़ा ही पसंद था। इसे पसंद था, इसलिए क्या किया कि जो हुमायूँ थे उन्होंने इसकी शुरुआत की। किसने शुरुआत की? हुमायूँ ने। इसको याद रखना, हुमायूँ इसकी शुरुआत करते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते। अकबर ने इसको पूरा करवाया। इसको पूरा होने में करीब 15 वर्ष लगते हैं। इसके करीब 14 खंड हैं, 1400 पन्ने हैं। विश्व में ये हर जगह संग्रहित है। एवरीवन, ठीक है। तो विश्व में हर जगह ये संग्रहित है। इसके जो भी खंड हैं, इसके अलावा मीर सैयद अली और अब्द उस समद के द्वारा इसका निर्माण किया गया। तो 2 चित्रकार थे, मीर सैयद अली और अब्द उस समद। अब आप बोलोगे कि ये तो हुमायूं के चित्रकार हैं, तो भाई ये कैसे कर सकते हैं? यस, क्योंकि इनकी जो शुरुआत है, मतलब जो हमज़ानामा की शुरुआत है, वो मीर सैयद अली और अब्द उस समद ने ही की थी। इसके अलावा अकबर ने हिंदू जो ग्रंथ थे उनका फारसी में अनुवाद करवाया, जैसे कि महाभारत है उसका रज़्मानामा, एक इसको फारसी में जब उनका ट्रांसलेशन करवाया तो रज़्मानामा इसका नाम आया। और इसके जो इसको ट्रांसलेट करने वाले थे वो थे दशफल, और 169 इसमें कुल चित्र हैं। तो महाभारत को भी फारसी में इन्होंने ट्रांसलेट करवाया, रामायण को भी ट्रांसलेट करवाया। इसके अलावा पुराण के बहुत सारे ऐसे खंड हैं जिसको कि फारसी में ट्रांसलेट करवाया गया। किसने करवाया? अकबर ने। आप लोग देख सकते हैं कि इससे पहले ये चीज़ नहीं हुई थी। अकबर के बाद भी आप लोग देखोगे कि ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद दारा शिकोह के समय पे थोड़ा-सा ये चीज़ देखने को मिलेगी कि दूसरे धर्मों के प्रति एक वो था, लेकिन दारा शिकोह को भी फिर बाद में मरवा दिया जाएगा इसी कारण से। अकबरनामा की शुरुआत होती है जिसको अबुल फज़ल ने इसकी शुरुआत की। अबुल फज़ल बहुत ही एक प्रोमिनेंट इस समय के लेखक हुए, ठीक है? तो अकबरनामा की शुरुआत होती है, अबुल फज़ल ने शुरुआत की। अकबर के बारे में विस्तृत विवरण हमें अकबरनामा में मिलता है। उसके बाद इसकी विशेषताओं की जब हम बात करें, मतलब अकबर के समय की जो कला की विशेषताएँ थी, तो उनमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बाकी में दिखाई नहीं देती? मुगल चित्रकला शैली नए मानक बनाए। तो जो मुगल चित्रकला शैली थी उसने नए मानक बनाए, ठीक है? नए मानक बनाए यानी कि आपने देखा कि अब इसमें जो स्वदेशी शैली है, फारसी शैली, वो दोनों मिल गए हैं और एक नई शैली डेवलप हुई है। इस कारण से क्या हुआ? नए मानक विकसित हुए।
अकबर ने विभिन्न विषयों को चित्रों में समाहित किया। तो अकबर ने विभिन्न जो विषय थे उनको चित्रों में समाहित किया, जैसे कि राजनीतिक विषय, दरबार के व्यक्ति और जो हाँ, व्यक्तियों के जो प्रमुख व्यक्ति थे, हिंदू पौराणिक ग्रंथों के, फारसी के और इस्लामिक विषय जो थे वो शामिल किए। इससे पहले हुमायूं के समय में पेड़ पौधे जीव जंतु के ही चित्र थे, लेकिन अकबर ने अपने राजनीतिक विषयों को भी चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया। उसने हिंदू पौराणिक विषयों जो ग्रंथ थे, जो प्रमुख विषय थे, उनको भी चित्रित किया। भारत के इस्लामिक जो विषय थे उनको भी उसने चित्रित किया। यूरोपीय प्रभाव हमें जो अकबर की शैली उसमें थोड़ा बहुत देखने को मिलता है कि जब यूरोपीय प्रभाव पड़ता है तो इससे क्या होता है कि जो चित्र थे वो वास्तविकता को दिखाने वाले बन जाते हैं। वो आदर्शवादी नहीं रह जाते अब। जैसे आपने देखा होगा यूरोप में हमें मतलब यूरोप में पुनर्जागरण का काल हो चुका था। इस कारण से जो मानवतावादी दृष्टिकोण है वो डेवलप हो चुका था। तो जब भारत पर यूरोपीय कला का थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा, तो उससे जो अकबर के चित्र थे उसमें वास्तविकता दिखने लगी कि समाज में जो वास्तविक घटनाएँ घटित हो रही हैं, उनको दिखाया जाने लगा। हमें एक चित्र देखने को मिलता है मेडोना एंड चाइल्ड का। तो ये जो चित्र है, आप लोग देख पाएँगे कि ये मानवतावादी दृष्टिकोण से युक्त है। ये है वो चित्र, ये देख सकते हैं मेडोना एंड चाइल्ड, बसावन 1590 में बना है जब अकबर का शासन। तो एक ये लेडी है मैडोना जो अपने बच्चे के साथ है और आप देख सकते हैं कि जो इनकी वेशभूषा है, ठीक है, शारीरिक संरचना है, आस-पास का जो चित्रण है, उस पर भारतीय या फिर स्वदेशी शैली का प्रभाव बड़ा ही अच्छे से दिखाई देता है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं इस चित्र में। ये जो चित्र है मेडोना एंड चाइल्ड, ये अकबर के समय पे बनाया गया है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो अकबर के समय की बात कर ली हमने। अकबर कब आया? 1556 से 1605 के बीच में उसने अपनी चित्रशाला बनाई, जिसके मिश्रण से एक नई शैली डेवलप हुई। मुख्य चित्रकार अबुल फजल, मिस्किन और गोवर्धन थे। प्रमुख कार्य की बात करें तो हमज़ानामा का चित्र संपूर्ण हुआ। उसके बाद हमज़ा की बात करें तो ये पैगंबर मोहम्मद के चाचा थे। इनकी कई वीरतापूर्ण कहानियाँ थी जिनको अकबर पसंद करते थे। इनके इस हमज़ानामा को पूरा होने में 15 वर्ष लग गए और विश्व में इसके कई सारे जो खंड हैं वो संग्रहित हैं। मीर सैयद अली और अब्दुल उस समद इनके रचनाकार थे। हिंदू ग्रंथों का भी जो अकबर था उसने फ़ारसी में अनुवाद करवाया। इसके अलावा महाभारत, रामायण तो अकबरनामा की शुरुआत होती है इसी समय पर। उसके बाद अबुल फज़ल के राइटर थे। अब कुछ विशेषताओं को हम देख लेते हैं। मुगल चित्रकला शैली के नए मानक बने, ठीक है। अकबर ने विभिन्न विषयों को चित्रों में समाहित किया। अब वो चित्र क्या थे? राजनीतिक विषय थे, दरबार के व्यक्ति, हिंदू पौराणिक, फारसी और इस्लामिक विषय। यूरोपीय प्रभाव पड़ा जिस कारण से चित्रों में वास्तविकता आई। एग्जाम्पल के लिए मेडोना एंड चाइल्ड का जो एक चित्र है। तो इस प्रकार से ये जो अकबर के समय पे चित्रकला में डेवलपमेंट हुआ वो कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे जहांगीर के समय। जहांगीर क्योंकि अकबर का पुत्र हुआ जहांगीर जिसको हम सलीम भी कहते हैं। तो जहांगीर के समय पे कला में अलग ही विकास हुआ। देखिए जहांगीर शासन में जहांगीर 1606 से लेकर 1647 तक शासक रहे। कला में इनकी रुचि थी और अकबर की शैली को इन्होंने और भी ऊंचाइयों पर ये ले गए, यानी कि और भी ज्यादा कल जो शैली थी उसका विकास किया। चित्रकारों को गहन निरीक्षण करने के लिए कहा कि आप विषयों का गहन निरीक्षण करें और उत्कृष्ट विषयों का आधार पर ही आप चित्र बनाएं। सामान्य विषयों के आधार पर नहीं, बल्कि जो उत्कृष्ट विषय हैं उनके आधार पर ही आप चित्र बनाएं। तो ये कहा जो जहांगीर थे। उसके बाद क्योंकि जहांगीर ने जहाँ एक तरफ अकबर का दृष्टिकोण था वो था धार्मिक और राजनीतिक विषयों को आप उन्होंने कहा था कि चित्र बनाइए। जहांगीर का मानना था कि आप ऐसे विषयों पर चित्र बनाइए जो थोड़े से उत्कृष्ट हो, ठीक है। इसीलिए जहांगीर ने क्या किया, ऐसे विषयों के लिए वो प्रेरित किया जो बड़े उत्कृष्ट विषय थे, ठीक है। हम्म,
चित्रकारों को गहन निरीक्षण और उत्कृष्ट विषयों के आधार पर चित्र बनाने के लिए प्रेरित किया। प्रमुख चित्रकार थे अकारिजा और अबुल हसन। तो याद रखना, अकारिजा, अबुल हसन प्रमुख चित्रकार थे। स्वयं की चित्रशाला बनाई। स्वयं की मतलब अकबर की चित्रकला तो जो चित्रशाला थी वो तो इनको मिली थी विरासत में, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपनी भी चित्रशाला बनाई। उसके बाद अगर हम विशेषताओं को देखें कुछ, तो जो जहांगीर थे उसके समय की विशेषताओं में मुगल चित्रकला की जब बात करते हैं तो उसने उच्चतम दर्जे को प्राप्त किया और वास्तविकता आ गई, वैज्ञानिक शुद्धता हासिल कर ली। चित्रकला ने क्या किया कि उच्चतम दर्जे की वास्तविकता को हासिल कर लिया, वैज्ञानिक शुद्धता आ गई, कम संख्या में चित्र बनाए जाने लगे। अब क्या होता था, अगर एक शीट है तो उस पर एक ही चित्र बनेगा। अकबर के समय पे क्या होता था कि इस पर कई सारे चित्र बनाए जाते थे, लेकिन जहांगीर के समय पर आते-आते एक चित्र ही बनाया जाने लगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मुरक्का चित्र। मुरक्का चित्र है, ये चित्र कैसे है ये जो चित्र है मुरक्का चित्र, ये एकल चित्र है, ठीक है। इनके हाशिए पर सुनहरे रंगों का प्रयोग है और पशु पक्षियों के चित्र बनाए गए। चित्रों के विषय की बात करें तो वो भी बदल जाते हैं। भव्य दरबारों का चित्रण होने लगा, अभिजात्य छवि का चित्रण होने लगा, चारित्रिक लक्षण का और फूल पौधे आदि जो थे वो चित्रों में समाहित होने लगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूरोपीय प्रभाव भी हमें जहांगीर के समय पे देखने को मिलता है। जैसे कि क्योंकि आप लोग जानते हैं कि उस समय, क्योंकि जबकि ये बात हो रही है करीब 1647 की, तो अंग्रेजों का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विभिन्न जो यूरोपीय व्यापारी थे वो भारत में आते थे। तो इससे क्या हुआ कि जब उन्होंने जहांगीर से भेंट की तो उन्होंने जहांगीर को कई सारी चित्रात्मक कला जो कृतियां थी वो गिफ्ट की। इससे जो जहांगीर था वो उनके प्रति बड़ा ही आकर्षित हुआ। उसने कई सारे यूरोपीय चित्रों को, कलाओं को, उनको एकत्रित करना शुरू कर दिया और ऐसा करते 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 ऐसा हो गया कि यूरोपीय चित्रकला अब ज्यादा प्रमुख हो गई। यूरोप ने भारतीय चित्रकला, ईरानी चित्रकला, फारसी चित्रकला पे अपना प्रभुत्व बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, और आप लोग देखोगे कि इसी समय ऐसे चित्र बनना शुरू हुए जो बड़े जीवंत थे, जो जीवन की सामान्य दशाओं का, जीवन की वास्तविकता का वर्णन करते थे, जो बहुत आदर्शवादी नहीं थे, जो बहुत ज्यादा ऐसे विषय नहीं थे जो सामान्य जीवन से संबंधित नहीं थे, बल्कि ऐसे विषयों को रखा गया जो सामान्य जीवन से संबंधित थे, मनुष्य के जीवन का चित्रांकन करते थे, उसके जीवन की यथार्थता को प्रकट करते थे। तो इस कारण से, और ये क्यों हुआ, यूरोपीय प्रभाव के कारण। यूरोपीय प्रभाव जब पड़ा तो भारतीय और फारसी शैली कला क्या हुई, उस पर वो दबने लगी। कला जो थी वो ज्यादा आकर्षक हो गई, जीवंत हो गई और इसमें जीवन का स्वाभाविक चित्रण था। जीवन का स्वाभाविक जो जीवन में घटित होता था उसको स्वाभाविक रूप से चित्रित किया जाने लगा, ना कि बहुत अधिक आदर्शवादी दृष्टिकोण अब रहा। प्रमुख चित्रों की जब हम बात करते हैं जहांगीर के समय पर, तो आप लोग देख सकते हैं, एक है ये सुल्क ए जहांगीरी, ये एक ग्रंथ भी है, ठीक है, जिसमें हमें जहांगीर के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। उसके बाद जहांगीरनामा है जिसको अबुल हसन ने, मनोहर ने बनाया था 1620 में। जहांगीर का स्वप्न एक चित्र है, ठीक है, अबुल हसन ने इसको बनाया था 1618। एक रेत घड़ी पर विराजमान जहांगीर है 1625 में इसको बनाया गया था। तो ये प्रमुख चित्र है जहांगीर के समय पर जिनको आप लोग देख सकते हैं, सुल्के जहांगीरी, जहांगीरनामा, उसके बाद जहांगीरनामा, फिर आता है जहांगीर का स्वप्न, रेत घड़ी पर विराजमान जहांगीर। तो ये है, ये चित्र है कुछ आप लोग देख सकते हैं कि मैडोना वाला चित्र है। उसके बाद देखिए, ये जो चित्र है वो जहांगीर के समय का चित्र है। तो आप इसके कलर्स का, इसमें कई सारे, आपको लग रहा होगा इसमें तो कई सारे लोग हैं, लेकिन लोग कई सारे हैं पर विषय तो एक ही है। देख सकते हैं आप लोग, दरबार में जहांगीर, जहांगीरनामा से लिया गया, अबुल हसन ने और मनोहर ने बनाया। ये भी आप लोग देखोगे तो आप देख सकते हैं, ये हमजानामा का है, जो हमने हमजानामा की बात की कि हमजानामा से संबंधित कई सारे चित्र जो है वो अभी भी हैं। ये तैमूर के दरबार के राजकुमार, ये अब्द उस समद ने बनाया। तो ये किसने बनाया, अब्द उस समद, जो हुमायूं के समय के बड़े प्रमुख चित्रकार थे। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख चित्र थे जो कि आप देख सकते हैं। ये था आपका लेक्चर 1।
इसके बाद जो लेक्चर 2 होगा उसमें हम लोग शाहजहाँ से संबंधित चित्रकला में जो विकास हुए उसको समझेंगे और आपके जो 4 आर्ट वर्क लगे हैं उनको कंप्लीट करके चैप्टर खत्म कर देंगे। उसके बाद हम कुछ जल्दी से एक बार हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम अपने पीवाईक्यू को देखें, क्योंकि तब आप लोग अच्छे से समझ पाएँगे, आपको पता रहेगा कि ये कहाँ से पूछा है। इसलिए मैं अभी आपके सामने कोई क्वेश्चन नहीं लेके आ रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते आप कई बार सोचते हैं कि ये तो हमें नहीं आता। इसलिए पहले एक बार सिलेबस हो जाए, एग्ज़ाम से पहले हम कई बार प्रैक्टिस भी कर लेंगे, क्वेश्चंस भी देख लेंगे, ताकि एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले आप लोगों की ये चीज़ अच्छी तरीके से कवर हो जाए। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।